फर्स्ट ईयर बीए पार्ट 1 के सारे बच्चों का स्वागत है। हम जो अध्ययन कर रहे हैं अपनी कड़ी के अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों का जो अध्ययन कर रहे हैं। आप लोगों ने लोकतंत्र वगैरह के संदर्भ में शुरुआत में राजनीतिक सिद्धांत क्या है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत, उसी प्रथम प्रश्न पत्र की कड़ी में जो आपका राजनीतिक सिद्धांत का प्रश्न पत्र है, उसी की कड़ी में आप ध्यान देंगे कि एक टॉपिक है स्वतंत्रता की अवधारणा। तो मैं डॉक्टर शैलजा उपमन्यु, एसोसिएट प्रोफेसर माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में, आपके ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर का ये टॉपिक कि स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, इसके संदर्भ में आज अपन अध्ययन करते हैं। स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं, वरन ये सबसे सर्वोच्च और सबसे बड़ा साध्य है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तो बहुत आवश्यक रूप में चाहिए होती है और व्यक्ति के विविध अधिकारों में स्वतंत्रता का स्थान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव होता है। मनुष्य का संपूर्ण भौतिक, मानसिक और नैतिक विकास स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। इटली के प्रसिद्ध देशभक्त जो मैज़िनी रहे हुए हैं, उनका कहना है कि स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते हैं। अतएव आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती है, उससे जैसे भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य होता है। इसलिए स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और आज के युग में स्वतंत्रता शब्द सबसे अधिक लोकप्रिय है और इस शब्द की लोकप्रियता का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ लेता चला गया। अधिकांश मनुष्य स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने से या बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने से लेता है। जैसे इसीलिए आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि स्वतंत्रता के प्रमुख रूप से हम दो स्वरूप कह सकते हैं। एक है नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर लिबर्टी लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। किंतु स्वतंत्रता शब्द की जो उत्पत्ति है, उसके आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग कर ही नहीं सकता। उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना ही होता है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता की जिस रूप में कल्पना की जाती है, उस रूप में स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों, यानी जो बंधनों का अभाव है और नियमों का पालन है, वो एक सामंजस्य करके ही हमें उसको पालन करना है। इसकी परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्त है कि इसमें दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुँचे। तो इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता में हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात न पहुँचे। इसलिए ये एक स्वतंत्रता माने अति शासन का विरोधी है। आप खुद की स्वतंत्रता का उपभोग करेंगे, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता का हनन इसके अंतर्गत नहीं करेंगे। इसका सकारात्मक तत्व भी है, पॉजिटिव लिबर्टी जिसको कहते हैं। उसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का लक्ष्य होता है व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास और व्यवहार में यह अनुभव किया गया कि प्रतिबंधों के अभाव मात्र से स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में कांट और फिक्टे ने सकारात्मक स्वतंत्रता की दिशा में संकेत दिए और ब्रिटेन के आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन ने विधिवत रूप में सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन किया।
सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा का विधिवत रूप में प्रतिपादन करते हुए उनका ये मानना था कि स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप की नकारात्मक स्वरूप से भिन्नता होती है। ग्रीन मानते हैं कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम ही नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं। स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य होता है। तो इसलिए स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष पर बल दिया जाना जरूरी होता है। ऐसी प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि स्वतंत्रता के इस नकारात्मक और सकारात्मक रूप को दृष्टि में रखते हुए हम दो तत्व इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब होता है न्यूनतम प्रतिबंध। स्वतंत्रता का प्रथम तत्व यह है कि व्यक्ति जीवन पर शासन और समाज के दूसरे तत्वों की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होना चाहिए, और दूसरा आधार है व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं। स्वतंत्रता का दूसरा तत्व यह है कि समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी आवश्यक होती हैं। तो इसलिए स्वतंत्रता दोनों ही सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को मद्देनज़र रखते हुए उसमें न्यूनतम प्रतिबंध और व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं प्रदान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आम तौर पे इसी अवधारणा पर आधारित होता है, और हम ये मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता की इस अवधारणा से स्वतंत्रता की दूसरी अवधारणा जो मार्क्सवादी अवधारणा है उसमें बहुत भिन्नता है। ये हम परंपरागत या उदारवादी धारणा कह सकते हैं, जबकि मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्वतंत्रता को अलग अलग रूपों में देखा जाता है। जो प्रथम पॉइंट है कि स्वतंत्रता की बुर्जुआ धारणा में अविश्वास। थोड़ा सा अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मार्क्सवादी धारणा में ये माना जाता है कि समाज में दो प्रमुख वर्ग होते हैं, एक सर्वहारा वर्ग जिसको हम मजदूर वर्ग कहते हैं, और दूसरा बुर्जुआ वर्ग जिसको हम पूंजीवादी वर्ग कहते हैं। तो उनका ये मानना है कि सारी सत्ता, सारी पूंजी बुर्जुआ वर्ग के हाथ में होती है। तो ये एक अविश्वास रखते हैं कि परंपरागत उदारवादी धारणा को बुर्जुआ धारणा माना जाता है, जिसमें इस बात पर बल नहीं होता कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता। मार्क्सवादी धारणा नागरिक या राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है। वह इस बात पर बल देती है कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होने पर ही उन्हें सही अर्थों में स्वतंत्रता कहा जा सकता है। तो सभी नागरिकों को काम का अधिकार, विश्राम और अवकाश का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा का अधिकार, ये सब उनको प्राप्त होना चाहिए। तीसरा है उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण या सामाजिकरण ही स्वतंत्रता का सार है। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि समाज का कोई वर्ग किसी दूसरे वर्ग का शोषण न कर सके। पूंजीवादी समाज में जब उत्पादन के साधनों पर समाज के गिने चुने व्यक्तियों का अधिकार होता है, तब ये गिने चुने व्यक्ति समस्त सुखों और विलासिताओं का उपभोग करते हुए बहुसंख्यक श्रमिकों और किसानों का शोषण करते हैं। इसलिए राष्ट्रीयकरण होना बहुत ज़रूरी होता है। चौथा, शासन पर साम्यवादी दल का एकाधिकार स्वतंत्रता के हित में है। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार किसी भी देश के बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व साम्यवादी दल ही कर सकता है। अतः शासन पर साम्यवादी दल का नेतृत्व या उसका एकाधिकार न केवल स्वतंत्रता के अनुरूप वरन नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए भी आवश्यक शर्त है। पांचवा, समाजवाद के विरोधियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होना संभव नहीं। मार्क्सवादी धारणा का विश्वास है कि बहुसंख्यक नागरिकों को
स्वतंत्र समाजवादी व्यवस्था में ही प्राप्त होती है। समाजवाद जब स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है, तो समाजवाद के विरोधियों को नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होना संभव नहीं है। नागरिकों को समाजवादी राज्य व्यवस्था की आलोचना करने या समाजवाद विरोधी संगठनों की स्थापना का अधिकार नहीं हो सकता है। अगला है नगरपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं। परंपरागत या उदारवादी धारणा में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक शर्त माना जाता है, लेकिन मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता। और आखिरी है, पूर्ण स्वतंत्रता को राज्य विहीन समाज में ही संभव है। मार्क्स और एंजल्स उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उन्होंने कल्पना की है कि पूंजीवाद के अंत के बाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना होगी और इस अधिनायकवाद के माध्यम से ऐसे समाज की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जाएगा जिसमें सभी कामगार हो। ऐसे समाज में शोषण की स्थिति और इस स्थिति से उत्पन्न होने वाला वर्ग विभेद समाप्त हो जाएगा। जब अलग अलग वर्ग नहीं होंगे तो राज्य भी विलुप्त हो जाएगा। ऐसे राज्यविहीन समाज में ही व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त होती है। स्वतंत्रता के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण हमने उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर अध्ययन किया। व्यवहार के अंतर्गत समाजवादी राज्यों में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया है। समाजवादी राज्यों को स्वतंत्रता की दृष्टि से आदर्श नहीं माना जा पाता है, लेकिन फिर भी कम से कम इस दृष्टिकोण के आधार पर जो हमारी परंपरागत अवधारणा थी, जिसको हम उदारवादी अवधारणा है, उन्होंने अपने दृष्टिकोण में विभिन्न प्रकार के सुधार लाने का प्रयत्न किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हुए एक जो पूंजीवाद का वर्चस्व स्थापित होता चला जा रहा था, उसमें उन्होंने एक रोक लगाई मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने। और उसी आधार पर हम बीच के राज्य की कल्पना देखते हैं, जहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। तो मार्क्सवाद के इस अवधारणा के आधार पर पूंजीवाद पर थोड़ा सा अंकुश लगा। उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करना, उनके हित में कार्य करना शुरू कर दिया। तो परंपरागत दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण दोनों का सामंजस्य बहुत ज़रूरी होता है। तो इस आधार पर हम स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार के जो स्वरूप हैं, आगे उसका हम अध्ययन करेंगे।